देखो सर, कल के लेक्चर में अपन ने जो बातें करी थी वो थी आपके हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस की हमने बात करी थी। तो बेटा वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी क्या थी, वहाँ पर कंप्लीट थी। अगर उनसे रिलेटेड किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो तो वो डाउट बता सकता है, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए भाई, क्या किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो बोल सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को? बच्चा जल्दी बोलो भाई, एनी डाउट? नो सर, चलो ठीक है सर, कोई डाउट आपको नहीं है तो चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, ध्यान से सुनते जाइयो और बात को समझते जाना। देखो सर, अब जो है वो हाइड्रोजन की बात हो चुकी है, तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अपन कहते हैं कि हाइड्रोजन के बाद हमारे पास एक हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है और वो कंपाउंड कौन है? वाटर। क्लियर है? आपके सिलेबस में हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनमें एक वाटर है और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो मैंने पी ब्लॉक के साथ जो है वो करवा दिया था, ठीक है। और जिन बच्चों को पढ़ना है तो वो पी ब्लॉक जब वापस शब्द स्टार्ट होगा तो वो तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, पी ब्लॉक के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल रिएक्शन और जो भी है वो सारी चीजें हम लोग वहां पर क्या कर लेंगे बेटा, देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं वाटर की। देखो सर, वाटर में भी हम बात करें तो वाटर के प्रॉपर्टी सबको पता होते हैं। क्या होते हैं? वाटर जो होता है वो क्या होता है, तो आप सब जानते हो कि पानी का रंग कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है। वो गाना सुना होगा ना आप लोगों ने कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए उसके जैसा, है ना। तो वही बात है सर, पानी कैसा होता है, वाटर कैसा होता है? कलरलेस। वाटर में कोई स्मेल नहीं होता, किसी भी टाइप की कोई फ्रेगनेंस, कोई स्मेल नहीं होती। ये कैसा होता है? ऑर्डरलेस। उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या वाटर में कोई टेस्ट होता है क्या? तो अपन क्या कहते हैं कि वाटर जो है वो टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद नहीं होता। उसके बाद अपन बात करते हैं कि वाटर जो है उसकी नेचर एसिड या बेस पे मैं बात करूं तो वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, ये एसिड और बेस दोनों को ही डिजोल्व कर लेता है, एज ए सॉल्वेंट होता है। आप लोग इसके लिए एम्फोटेरिक वर्ड यूज कर सकते हो। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा वाटर की। क्लियर है? अब अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर आपके पास है ना वाटर जो होता है बेटा, आप वाटर को किस में कन्वर्ट कर दो? सॉलिड में। वाटर को यानी कि H2O का सॉलिड फॉर्म ले लो, वो क्या होता है? आइस। ध्यान से सुनना, H2O सॉलिड आपके पास है। अब अपन क्या कहते हैं कि H2O लिक्विड को या वाटर को जब आइस में कन्वर्ट किया जाता है तो ये दो टाइप की स्ट्रक्चर जो है बेटा ऑब्टेन करता है। कैसे कैसे करता है वो सुनना। अपन क्या कहते हैं कि अगर आप लोग नॉर्मल टेम्परेचर लेके चलते हो तो आइस की जो स्ट्रक्चर आपको मिलती है, वो आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो मैं आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर है? केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर बता चुका हूं, वहां पे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर है? तो वो बात यहां पर खत्म होती है। अगर आप लोग यहां पर क्या लेके चलते हो? लो टेम्परेचर लेके चलते हो तो आइस की जो स्ट्रक्चर है वो अब चेंज हो जाती है किसमें? तो अपन क्या बोलते हैं? क्यूबिकल स्ट्रक्चर में बेटा चेंज हो जाती है। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहानी आपके आइस की कहानी होती है। अब देखो सर, यहां पर हम लोग है ना एक और बात करने वाले हैं। आप सब लोगों ने बेटा एक नाम सुना होगा, बहुत ही प्यारा सा नाम आता है। एक तो आता है वाटर। वाटर क्या होता है? तो आप लोग बोलते हो H2O को आप लोग क्या बोल देते हो? वाटर। एक होता है बेटा ड्यूटेरियम का D2O, इसको आप लोग क्या बोलते हो? हैवी वाटर, भारी जल। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। क्लियर है बेटा? ये बात होती है। अब सुनना इन्हीं चीज पर मैं एक छोटी सी बात करता हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना। इस कंटेनर में मैंने क्या ले रखा है? तो मैंने कहा कि सर मैंने H2O लिक्विड ले रखा है। क्या ले रखा है? H2O लिक्विड। बात ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या ले रखा है बेटा? H2O लिक्विड। इस H2O लिक्विड में मैं एक काम करता हूं, यहां पर H2O सॉलिड को डालता हूं। H2O सॉलिड का मतलब क्या हो गया? आइस। हम इसको क्या कर देंगे बेटा? इसमें डालेंगे।
क्या ऑब्जर्वेशन होगा उस पर बात करेंगे। दूसरा सुनना बेटा, मेरे पास क्या है, तो मैंने कहा कि D2O लिक्विड है, D2O लिक्विड है यानी कि हैवी वाटर है, और यहां पर मेरे पास जो सॉलिड फॉर्म है वो कौन सा है, H2O सॉलिड, H2O सॉलिड। अगली बात सुनना, मेरे पास यहां पर कौन है, तो मैंने कहा कि सर यहां पर वही कंडीशन है, कौन सी, D2O की, लेकिन इस बार जो आइस मैंने बनाया है, जो सॉलिड फॉर्म है वो किसका है, D2O सॉलिड का। तीसरा कंडीशन सुनना, सॉरी चौथा कंडीशन सुनना, यहां पर मेरे पास कौन है, तो मैंने क्या कहा कि सर ये जो है वो आपका H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड है, और यहां पर इस बार जो है मेरे पास कौन है, D2O सॉलिड। ये चार कंडीशन है, इन ऑब्जर्वेशन पर आपको बात करनी है, इन कंडीशंस पर आपको बात करनी है कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या होता है। ध्यान से सुनना, आप जानते हो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, दोनों क्या है, H2O है। आप एक बात जानते हो कि आइस जो होता है, उस आइस की ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। सर ये क्या करेगा, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है, क्योंकि H2O सॉलिड जो होता है, आइस का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये क्या करता है, इसकी सरफेस पर फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है, डूबता नहीं है। D2O लिक्विड जो भैया H2O में नहीं डूबा, तो D2O में डूबने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां भी बच्चों क्या करता है, फ्लोट करता है। देखो सर D2O का सॉलिड, D2O का लिक्विड दोनों है, तो यहां भी क्या करेगा बेटा, पहला जैसा केस है, फ्लोट करेगा। लेकिन जब बात आती है D2O सॉलिड की और H2O लिक्विड की, तो ध्यान से सुन लेना, D2O सॉलिड का डेंसिटी H2O लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और यहां पर ये क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल सा डेंसिटी के बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो 6th 7th 8th के बच्चे होते हैं उनको ये प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो बनाइएगा सर फटाफट से स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? हाँ भाई हो गया, चला गया। एक बच्ची का जवाब आया है यस सर, डन। चले भाई, अरे बोलो रे। जतिन भूरिया डन, प्रेम स्वामी डन, बहुत बढ़िया बेटा। हर्षिता डन, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे जवाब दिया करो ना भाई, कोई डाउट लगे तो बेटा बता देना। अरे तुम यार जवाब दिया करो, मैं तुमसे जवाब क्यों लेता हूं, क्योंकि मैं एक सांस नहीं पढ़ा सकता भाई। मैं तुम्हें क्या बोलता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को जवाब दे दो, ताकि मेरे को सांस लेने के लिए 5-10 सेकंड का मौका मिल जाए। यार नॉन स्टॉप थोड़ी पढ़ा सकता हूं, इसलिए तुम बीच में रिस्पॉन्ड कर दिया करो, है ना, ताकि मैं 5-10 सेकंड क्या सांस ले लूं, है ना, और 2 घूंट चाय के भी पी लूं। ठीक है बेटा? चलो हाँ, तो अब बोलो चलेंगे? चलो ठीक है सर, सबका डन है। चलिएगा अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगली बात को करते हैं। ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना कि क्या होने वाला है। देखो सर, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है। ठीक है, अब सुनना बेटा, अब जो है वो हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। हम लोग कंपैरिजन किसका करेंगे बेटा? वाटर और हैवी वाटर का। ध्यान से सुन लेना, रिसेंटली जो जेईई मेन का एग्जाम है, उस जेईई मेन के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया है। रिसेंटली जेईई मेन के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं है उस पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। H2O और D2O की प्रॉपर्टी का कंपैरिजन बहुत आसान होता है और एक सिंपल वे में आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं। चलो अगला जो हेडिंग है, अगला जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, वो हेडिंग क्या है? तो अपन ने क्या बोला? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। H2O को बोलते हैं वाटर एंड D2O, और D2O को क्या बोलते हैं बेटा? हैवी वाटर। वाटर और हैवी वाटर के प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे।
ठीक है, कि कौन से प्रॉपर्टी में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, एक सिंपल सा कंपैरिजन हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी कंपैरिजन की हम लोग बात करेंगे। ध्यान से सुनते चलना। यहां पे हम लोग लेके चलेंगे किसको, प्रॉपर्टीज को। बेटा यहां पे हम लोग लेके चलेंगे किसको, H2O को, और बेटा यहां पर हम लोग लेके चलेंगे किसको, D2O को। प्रॉपर्टी नंबर वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से सुन लेना बेटा, H2O और D2O दोनों में ही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O और D2O दोनों में ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। क्लियर। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर वेट की, तो तुम जानते हो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम का, यानी कि D2O का, हैवी वाटर का। अगला पॉइंट सुनना सर, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी किसके ज्यादा होते हैं, D2O के। देखते जाना, बहुत सिंपल है। उसके बाद अपन बात करते हैं सर एंथैल्पी। आप सब लोगों ने थर्मो पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का एंथैल्पी भी किसका ज्यादा होता है, D2O का। मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने सबने थर्मो में रिसेंटली 2 दिन पहले पढ़ा है। उसके बाद अपन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये भी आपने पढ़ा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है, ये कहानी होती है। डेंसिटी की अगर बेटा मैं बात करता हूं, डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो अपन क्या कहते हैं कि डेंसिटी भी किसका ज्यादा होता है, D2O का ज्यादा होता है। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है, यानी कि आपको याद होगा आपका वाटर का, सॉरी H2O का मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 3.99 पर। तो अपन क्या कहते हैं कि सर वो भी किसके लिए ज्यादा होता है, D2O के लिए ज्यादा होता है। अगर बेटा मैं बात करता हूं किसकी, विस्कोसिटी की मैं बात करता हूं, तो विस्कोसिटी जो होता है, श्यानता जो होती है, वो किसकी ज्यादा होती है, D2O की ज्यादा होती है। लास्ट एंड फाइनल, सबने नाम सुना होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है, ये ध्यान से सुन लेना, ये किसका ज्यादा होता है, H2O का। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये बातें हमने पहले से कर रखी हैं, तो ये याद रखना, क्वेश्चन इस पे आता है, तो ध्यान से सुनना। देखो सर, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, उस प्रॉपर्टी में डोमिनेंट कौन है, D2O। सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डोमिनेंट कौन है, H2O। बस इतना सा याद रखेंगे कि सर सारे प्रॉपर्टी में D2O ज्यादा होता है, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में H2O ज्यादा होता है, और यही प्रॉपर्टी आपसे जनरली पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ताकि आगे बढ़े, जल्दी करें भाई थोड़ा सा। हो गया भाई, जल्दी बताएं, जल्दी से मेरे बच्चों बता दो। डन डना डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, ये इनकी प्रॉपर्टी का कंपैरिजन है, ये इनकी प्रॉपर्टी का क्या है बेटा, कंपैरिजन है। ठीक है सर। चलो अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनते चलना भाई। हाइड्रोजन जो है, H2O D2O जो है, बहुत ही सिंपल बातें होती हैं, सिंपल कंपैरिजन जो है वो बेटा हमसे करवाता है। तो और आगे क्या होने वाला है देखना, हम लोग उसकी बात करते हैं। अब देखो क्या होता है कि बात आती है कि H2O और D2O जो होता है, H2O और D2O जो होता है, H2O D2O जो होता है, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो हमसे कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शंस पर बात करो। ध्यान से सुन लेना जो बात बताने वाला हूं। H2O और D2O दोनों सेम टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि H2O का बॉन्ड एनर्जी अलग होता है, D2O का बॉन्ड एनर्जी अलग होता है, तो दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। तो आ जाओ सर, ध्यान से सुनना। हैवी वाटर, ध्यान से सुनना जो लिखने वाला हूं। हैवी वाटर शो
सिमिलर केमिकल रिएक्शंस, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज वाटर, but rate of reaction is different, but rate of reaction is डिफरेंट। दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बच्चों? डिफरेंट होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सी कहानी होती है। ओके, अब अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आपके सिलेबस में जो है बेटा वाटर के रिएक्शंस हैं, तो वाटर के रिएक्शंस पर मैं छोटी मोटी बातें करते हुए चलता हूं, तो ध्यान से सुनना। वाटर जो होता है वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल के साथ कैसे करता है, नॉन मेटल के साथ कैसे करता है, इन पर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल चेक करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रिएक्टिविटी ऑफ वाटर टुवर्ड्स रिएक्टिव मेटल्स, जो आप लोगों की रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके लिए इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, ध्यान से सुनना। सर मैं यहां पर कुछ मेटल लिखता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये लिखे गए हैं। देखो सर, इन सब में अगर देखा जाए तो आप लोग जानते हो कि एल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ACS में ऊपर भी होता है, देखा होगा। उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर क्या आता है, आयरन। तो अपन क्या कहते हैं कि जब आप लोग इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सर इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है और आपको क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा साथ में क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। तुम्हें याद होगा सबके सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कम होता है, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कम होता है, तो ये रिएक्शन किसके साथ करता है बेटा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। जिंक का रिएक्टिविटी और ज्यादा कम होता है, और ज्यादा कम होता है, तो ये H2O के बॉइलिंग फॉर्म से क्या करता है बेटा, रिएक्शन करता है, उबलते हुए पानी से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। अगली बात सुनना, आयरन और कम रिएक्टिव होता है। ये H2O के साथ कब रिएक्ट करता है, जब आप लोग क्या देते हो, स्टीम, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तब जाके ये रिएक्शन करता है और फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनता, बेटा फेरिक में Fe+3 होता है, जो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको वापस से किस में बदल देगा, फेरिक को फेरस में बदल देगा, इसलिए +2 ही बनता है, +3 नहीं बन पाता है। क्लियर है? ये मेटलर्जी में भी मैंने बात कर रखी है कि हाइड्रोजन जो है वो Fe+3 को Fe+2 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लपेट के खत्म करो, ये रिएक्टिविटी मेटल के साथ खत्म। जल्दी करें सर, थोड़ा सा फटाफट निपटा दो, कहानी को खत्म करो, फटाफट निपटा दो, कहानी को खत्म करो। हो गया? जल्दी करें भाई, कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल चैप्टर है रे, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर ये मेटल के साथ रिएक्टिविटी आपकी खत्म होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखते जाना, मिनटों में टॉपिक खत्म होगा, मिनटों में चैप्टर खत्म होगा, देखना। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉन मेटल। बेटा आप लोगों की जो अधातु होती है, नॉन मेटल होती है, अगर उसके साथ रिएक्टिविटी की बात करनी हो तो सुन लेना। कौन कौन? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तो बात नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद कौन है? सिलिकॉन। उसके बाद कौन है? फास्फोरस। उसके बाद कौन है? तो अपन क्या, चलो ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, सल्फर भी ले लेते हैं। उसके बाद कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कुछ नॉन मेटल हैं जिनके साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन, ध्यान से सुनना, ये जो तीनों होते हैं, ध्यान से सुन लेना रे, बहुत काम आता है। बोरॉन जो है
वो B12 की फॉर्म में मिलता है, B12 की फॉर्म में मिलता है। क्लियर है? अपन क्या कहते हैं कि सर ये एक नेटवर्क सॉलिड बनाता है। कार्बन डायमंड यानी कि नेटवर्क सॉलिड होता है। सिलिकॉन Si4 की फॉर्म में मिलता है, नेटवर्क सॉलिड होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो अपन ने कहा कि नेटवर्क सॉलिड होते हैं। ये सब के सब क्या है? नेटवर्क सॉलिड है। सर केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो सर इनकी बात करते हैं। कौन से की? इनकी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। एक फास्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में मिलता है, एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है। सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना भाई, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी कि बंधों की संख्या क्या होती है? 1 से ज्यादा। और वाटर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो यहां पर बॉक्स में लिख रहा हूं, ये क्या करते हैं? वाटर के साथ नो रिएक्शन, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। क्लियर? अब कौन बचा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। खेल ही खत्म हो जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की मैं बात करता हूं तो F2Cl2, देखना F2 की अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो बेटा तो क्या बनता है? HF और साथ में कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस निकलती है। यहां पर मैं बात करूं फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर -1, ऑक्सीजन का -2 और यहां पर बेटा 0। देखो सर क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है क्या? बिल्कुल सर रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन एक जैसे रिएक्शन देते हैं, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो HCl प्लस HOCl बनता है। अगर तू बेटा ब्रोमीन की बात करता है तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? HBr प्लस HOBr देता है। हाइड्रोलिसिस में सारा पढ़ा चुका हूं, जल अपघटन में सारा पढ़ा चुका हूं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। यहां पर देखो -1, यहां पर +1 और +1। देखो सर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। इन दोनों रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो? तो आप लोग क्या कहते हो? इसको कहा जाता है डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली बात सुनना, अगर I2 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर क्या होता है? नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। नहीं होने का कारण क्या होता है? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और डेल्टा G पॉजिटिव होने का मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, अस्वतः हो जाती है। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर वाटर की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन की कहानी होती है। खत्म। स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो भैया, जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें। जल्दी करें भाई, फटाफट से डन बोल दें। डन, बहुत बढ़िया। बोलते जाएं, खींचते जाएं काम को, फटाफट निपटाते जाएं भाई। होगा वाह, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ध्यान से सुन लेना। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी मैं बात करता हूं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आ रहा है बहुत ही सिंपल है। वो पॉइंट कौन सा है? तो अपन कहते हैं क्लैथरेट फॉर्मेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पिंजर यौगिक निर्माण। ध्यान से सुन लेना भाई, क्लैथरेट क्या होता है? पी ब्लॉक में भी हमने क्लैथरेट की बात कर रखी है, यहां पर वापस बताता हूं, सुनना। आप सब जानते हो, आप सब लोग एक बात जानते हो, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस आइस के स्ट्रक्चर में अपन क्या कहते हैं कि H2O सॉलिड का यानी कि आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। क्यों? क्योंकि सर आप लोगों का H2O सॉलिड यानी कि आइस जो होता है उसकी जब स्ट्रक्चर बनती है तो अपन क्या कहते हैं कि वहां पर एयर वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि ये क्या है? तो आपने कहा कि सर ये है वॉइड ऑफ आइस। आइस की वॉइड होती है, रिक्तिका होती है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि यहां पर लार्ज साइज्ड एटम्स यानी कि बड़े आकार के परमाणु, कौन से? ध्यान से सुनना, इनर्ट गैस के, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। ध्यान से सुनना,
हीलियम का साइज छोटा, नियोन का साइज छोटा, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन ये तीनों क्या करते हैं, यहां पर ट्रैप हो जाते हैं, इस वॉइड में फंस जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, बड़े आकार के परमाणु आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ध्यान से सुन लेना, क्या है, वॉइड ऑफ आइस में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इस यौगिक को, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्लैथरेट बोलते हैं। तो आइस जो होता है वो क्लैथरेट फॉर्मेशन करता है, पहला पॉइंट। कब, जब कोई लार्ज साइज का एटम उसमें फंस जाए। तो कौन क्लैथरेट नहीं बनाता, हीलियम और नियोन, सीधा क्वेश्चन। दूसरा सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल, छोटे आकार के मॉलिक्यूल, कौन, जैसे Cl2 एंड CH4 मीथेन, ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, यहां पर इस वॉइड में ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं। जब ये यहां पर ट्रैप हो जाते हैं तो इससे जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्लैथरेट बोलते हैं। क्लियर, मारो स्क्रीनशॉट, खत्म, ये क्लैथरेट की कहानी खत्म। जल्दी करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचते जाएं, चलते जाएं। हो गया भाई, चला, डन, बहुत बढ़िया सर, ये आपके क्लैथरेट की कहानी खत्म। तो आइस भी क्या करता है बच्चा, क्लैथरेट का फॉर्मेशन करता है। चलो सर, आइस के बाद आइस में और आगे बढ़ते हैं, वाटर में और आगे बढ़ते हैं, वाटर में और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो कई कंपाउंड्स में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है। तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। अपन क्या कहते हैं कि वाटर जो है वो जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेट, हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब हाइड्रेट फॉर्मेशन यानी कि H2O यानी कि वाटर जो है वो कंपाउंड में कितने तरीके से मिल सकता है उसकी मैं बात करता हूं। वाटर जो है वो किसी भी कंपाउंड के साथ तीन फॉर्म में मिल सकता है। पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर, पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर, यानी कि सर एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में वो क्या हो सकता है, एज ए लिगेंड हो सकता है। जैसे आप लोग ले सकते हो COH2O6+3, ये कंपाउंड हमने लिया। आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहां पर ये H2O जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है और अपन क्या कहते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर। बात क्लियर है, सिंपल, ठीक है। दूसरा जो वाटर होता है, दूसरा जो वाटर होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल वाटर, यानी कि सर अंतराकाशी जल। क्या होता है, अंतराकाशी जल, अंतराकाश में होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड .2H2O, ये जो वाटर होता है ये इस बेरियम क्लोराइड के इंटरस्टिशियल स्पेस अंतराकाश में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वाटर। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, यानी कि हाइड्रोजन बंध से बंधित जल। ये कहां पर मिलता है, तो आपने एक नाम सुना होगा CuSO4.5H2O। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो तुम क्या कहते हो कि यहां पर ये कोऑर्डिनेटेड वाटर भी है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर भी है। ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आपने नाम सुना होगा ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल में जो बाहर पानी प्रेजेंट होता है ये वाटर कौन सा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, ये वाटर कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है। अंदर वाला कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है। ये तीन फॉर्म मिलती है, नोट करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें और फटाक से बता दें बेटा, जल्दी करें, जल्दी करें। डन, बहुत बढ़िया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात करते हैं। चलो ये कहानी खत्म। अब देखो सर, अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है सर। तो आप लोगों ने वो नाम भी सुना होगा, आपने वो नाम भी सुना होगा, बहुत प्यारा नाम आता है। अपन क्या कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आता है हार्ड वाटर,
कठोर जल, और एक आता है सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल। हार्ड वाटर क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जल की कठोरता। हार्ड वाटर, ध्यान से सुनना, हार्ड वाटर क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसा वाटर जो सोप के साथ यानी कि साबुन के साथ झाग नहीं देता, लेयर नहीं देता, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, हार्डनेस का रीजन क्या होता है, हार्डनेस का रीजन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, ड्यू टू सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या बोला, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, किसके बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। सुन लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसके क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं जिस वाटर में, उस वाटर के साथ साबुन झाग नहीं देता, तो अपन क्या कहते हैं कि उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, हार्ड वाटर। अपन क्या कहते हैं कि साबुन जो होता है, सोप जो होता है, उस सोप में एक एनायन होता है, वो कौन सा होता है, C17H35COO-। ये क्या होता है बेटा, तो अपन क्या बोलते हैं, एनायन ऑफ सोप, यानी कि साबुन में ये एनायन प्रेजेंट होता है। जब आप हार्ड वाटर के साथ इसको डालते हैं तो हार्ड वाटर में कौन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, इसके साथ, इस एनायन के साथ क्या बना लेता है, तो अपन कहते हैं पीपीटी बना लेता है। और जब पीपीटी बनता है तो आपके पास क्या बन जाता है, C17H35COO2, और यहां पर या तो कैल्शियम होगा या क्या होगा, मैग्नीशियम, और क्या बन जाता है बेटा, इसका पीपीटी बन जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे के कारण अगर एनायन ही चला गया तो अपन क्या कहते हैं कि ये क्या नहीं कर पाता, तो आपने कहा कि सर ये सोप में क्या नहीं दे पाता, झाग नहीं दे पाता, ऐसे को अपन क्या बोल देते हैं, तो आपने कहा कि ऐसे को बोल दिया जाता है हार्ड वाटर। अब सुनना बेटा, हार्डनेस जो है, वाटर की हार्डनेस दो टाइप की होती है, हार्डनेस दो है वो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, तो अपन क्या कहते हैं कि हार्ड वाटर दो टाइप का होता है। नंबर 1 आप लोग क्या बोल देते हो, पहला टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, और दूसरी क्या होती है बेटा, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अब सुनते जाना, अपन क्या कहते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण आती है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसके बाइकार्बोनेट के कारण क्या आती है, टेम्परेरी हार्डनेस आती है, क्लियर है, अस्थायी कठोरता आती है। परमानेंट हार्डनेस तो अपन क्या कहते हैं कि क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण कौन सी हार्डनेस आती है, परमानेंट हार्डनेस आती है। अब हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, तो आ जाओ भैया, अगर इसको रिमूव करना हो तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कठोरता को हटाने के लिए। तो सुन लो, अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो अपन ने कहा कि सर बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी को उबाल कर तुम दूर कर सकते हो। कैसे होएगा उसकी अपन बात करेंगे। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, एक मेथड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लार्क मेथड की हेल्प से आप कर सकते हो। क्लार्क मेथड में क्या यूज होता है, तो अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। इसको यूज करके भी आप टेम्परेरी हार्डनेस को हटा सकते हो। दूसरा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको रिमूवल किससे किया जाएगा, तो यहां पर बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला वॉशिंग सोडा नाम सबने सुना होगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, इसके द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, क्लियर। दूसरा आप लोग किसको यूज कर सकते हो, तो अपन कहते हैं कि आप लोग जो है वो जियोलाइट और परम्यूटेट को यूज कर सकते हो। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि सर आप लोगों का जियोलाइट या परम्यूटेट जो होता है
उस जियोलाइट और परम्यूटेट से भी आप लोग इसको हटा सकते हो। नंबर 3 आप लोग किससे कर सकते हो, तो अपन कहते हैं कैलगोन मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। एक एक मेथड बताऊंगा बेटा, अलग से टेंशन मत लो। चौथा जो होता है वो आप लोग कर सकते हो आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन जो होता है उससे भी आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको हटा सकते हो। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि आपके हार्डनेस की कहानी होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, जल्दी करें, फटाफट खींचो बच्चों कि हार्डनेस को हटाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं और कौन से नहीं होते। बहुत सिंपल बातें हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई दुखदाई काम नहीं है। जल्दी करें भाई, हो गया भाई। चलो अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर सब बच्चों का आंसर आ गया है डन डना डन। बहुत बढ़िया सर। अब चलो 1 बाय 1 जो है वो हार्डनेस को हटाने का काम शुरू करते हैं। वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाते हैं कि कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा, उस चीज की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं और उस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सुनते जाना, बात को समझते जाना। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल मेथड से बात करेंगे। ध्यान से सुन लेना भाई। देखो सर, हार्डनेस का रीजन क्या था, तो आपने कहा कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट जो है वो आपकी हार्डनेस का रीजन था। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। क्या बोला, ध्यान से सुनना। आपने क्या बोला, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट किसके बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ये क्या है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब अपन बोल रहे हैं कि जब साबुन लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, तो सर झाग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो क्या कर लेता है, तो आपने कहा कि सर वहां पर वो क्या कर लेता है, तो आपने कहा कि वो उसके साथ पीपीटी बना देता है। किसके साथ, एनायन ऑफ सोप के साथ। तो एक काम करते हैं, किसी भी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा दो, किसी भी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा दो, तो सर एनायन ऑफ सोप जो है वो पीपीटी नहीं देगा और आराम से क्या बनेंगे, झाग बनेंगे, लेदर बनेंगे। क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। हेडिंग लगा रहा हूं रिमूवल ऑफ हार्डनेस। एक एक पॉइंट को समझते जाना, एक एक बात को देखते जाना। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को रिमूव करना है। सबसे पहला मेथड, नंबर 1, बॉइलिंग ऑफ वाटर। आ जाओ भाई। ये मेथड किसके लिए यूज होता है, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होता है, सुनते जाना। बॉइलिंग वाटर क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होता है, सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूबल सॉल्ट के कारण होता है। आ जाओ भैया। पहला कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सुनते जाना भाई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बेटा हीट करोगे तो ये क्या बन जाता है, सबको पता है, बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट बन जाता है, और ये कार्बोनेट जो है वो क्या बना लेता है, पीपीटी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, H2O में चला जाता है, और आप लोगों के पास क्या हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पीपीटी की फॉर्म में आ जाते हैं। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्यूशन में से हट चुका है। अब क्या है, पीपीटी नहीं बनेगा। किसका, साबुन का, सोप का पीपीटी नहीं बनेगा। तो ये जो वाटर है वो क्या हो जाता है, आप लोगों का हार्ड से सॉफ्ट वाटर हो जाता है। क्लियर है, सिंपल सी बात। तो अपन कहते हैं कि हार्डनेस को हटाने का पहला मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का दूसरा मेथड कौन सा होता है, कौन सा होता है, सुनते जाना। अपन कहते हैं कि वो कौन सा मेथड था, तो आपने कहा कि क्लार्क्स मेथड था। तो अपन कह रहे हैं कि कौन सा मेथड है, तो आपने कहा कि क्लार्क्स मेथड। क्लार्क मेथड क्या होता है, तो अपन ने कहा कि बाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप लोग हटाते हो। तो सुनना भाई, कैसे हटाएंगे, बहुत आसान है। आपने कहा कि पहला कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में अगर तुम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड डालते हो, बाइकार्बोनेट एसिडिक सोल्ट है,
ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होता है और बेटा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी और साथ में क्या निकल जाता है बेटा, H2O। कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन है बेटा, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। अगर बेटा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो यहां पर मामला बिल्कुल गजब का हो जाता है। पहला कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनता है और दूसरा मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का पीपीटी क्या है बेटा, यहां पर बनता है। दोनों पीपीटी की फॉर्म में चले जाते हैं और यहां पर अपन क्या कहते हैं कि इस टाइप का कंडीशन आपको यहां पर मिलता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में आसानी से पीपीटी दे देता है। ये कहानी होती है किसके लिए, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए। स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट बनाओ और आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई। जल्दी बताओ बेटा, बनाते जाओ, डन डनाडन बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हो गया भाई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, चलिएगा। हाँ भाई, ये टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाती है, हट जाती है। टेम्परेरी हार्डनेस की बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सुनना, अपन बात करते हैं बेटा परमानेंट हार्डनेस की। अपन बेटा बात करते हैं किसकी, परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस रिमूवल, परमानेंट हार्डनेस को हटाना है। तो सुनना भाई, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनके कारण क्या आती है, परमानेंट हार्डनेस आती है। बच्चा हमें इसी हार्डनेस को क्या करना है, बच्चा हमें इसी हार्डनेस को क्या करना है, हटाना है। अब सुन लो, इसको हटाने के पहले मेथड में हम बात करते हैं किसकी, तो आपने कहा कि बाय वॉशिंग सोडा। सुन लेना भाई, बाय वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, Na2CO3.10H2O। आपको याद होगा कि अगर हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं दे रहा है तो वहां पर वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो क्या कर लेता है बेटा, झाग दे देता है। क्यों दे देता है, उसके पीछे कारण होता है। ध्यान से सुनना, यहां पर ये हार्डनेस किसके कारण था, तो तुमने क्या बोला, तो तुमने बोला कि सर कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है या कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है। मैग्नीशियम के लिए भी रिएक्शन सेम होगा, तो एक रिएक्शन में बात कर लेते हैं। आप क्या कहते हो कि सर आपके पास जो है वॉशिंग पाउडर क्या होता है, तो आपने कहा कि Na2CO3। यहां पर रिएक्शन होती है और रिएक्शन होती है तो अपन क्या बोल देते हैं कि क्या बन जाता है, कैल्शियम का कार्बोनेट, उसका पीपीटी आ जाता है और साथ में क्या बन जाता है, NaCl, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। पीपीटी कौन ला रहा था, झाग कौन नहीं देने दे रहा था, कैल्शियम वाटर में से हट गया है। यहां पर देख लो बेटा, यहां पर भी क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी और आप लोगों का Na2SO4 जो है वो यहां पर वाटर सॉल्युबल होकर निकल जाता है और अपन क्या कहते हैं कि कैल्शियम हट चुका है, कैल्शियम हट चुका है। और जब कैल्शियम हट जाता है तो हम क्या कहते हैं कि सर हमारा वाटर जो है अब वो साबुन के साथ झाग देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है, वॉशिंग सोडा की कहानी होती है। वेरी सिंपल, बहुत ही नॉर्मल। दूसरा सेकंड मेथड लेके चलता हूं बेटा। सेकंड मेथड जो होता है वो क्या होता है, कैलगॉन्स मेथड। कैलगॉन मेथड, बच्चों ध्यान से सुनना, कैलगॉन का मतलब क्या होता है, कैलगॉन का मीनिंग क्या होता है, इस बारे में मैं यहां पर बात करता हूं। ध्यान से सुन लेना कि कैलगॉन एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान से सुनना, कैलगॉन जो है उसमें दो शब्द हैं। पहला कैल, इसका मतलब क्या होता है, कैल्शियम। ध्यान से सुन लेना भाई, कैल्शियम। गॉन का मतलब क्या होता है, वही जो तुम समझ रहे हो, जाओ। कैल्शियम गॉन, कैलगॉन मतलब कैल्शियम को क्या कर दो, भगा दो।
वो क्या होता है, कैलगोन। इनसे ये बना हुआ है, ये इसका इंडस्ट्रियल नेम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बात को, अपन क्या कहते हैं कि यार एक्चुअल में ये होता क्या है, तो ध्यान से देखना। अपन क्या कहते हैं कि कैलगोन जो है, कैलगोन जो है वो कैलगोन क्या होता है, अपन कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स होता है Na6P6O18। ये अगर आप लोगों ने ऑक्सी एसिड पढ़ा है, ऑक्सी एसिड पढ़ाया मैंने, ऑक्सी एसिड में आपको याद होगा, ऑक्सी एसिड में एक नाम आता है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड में एक नाम आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का क्या है सर, ये हेक्सामर है, तो इसको बोलते हैं सर हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है सर, ये होता है। अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो अपन कहते हैं कि इसको कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ये होता है आप लोगों का कौन, तो अपन ने कहा कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये कहानी होती है इसकी। अब देखो सर क्या है, अपन यहां पर इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। मान लेता हूं कि सर आप लोगों का कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 जो है, दोनों को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, Z2+, ठीक है। जब इसके साथ आप लोग क्या कह रहे हो कि आपके वाटर में कौन है, तो आपने कहा कि सर ये केटायन प्रेजेंट है, इसको हटाना है। आपने इसको क्या किया बेटा, काम में लिया किसको, Na2Na4P6O18 को, तो यहां पर क्या हो जाती है, रिएक्शन होती है, और ये जो जिंक Z2+ जो है ये यहां पर ट्रैप हो जाता है, और आपको एक नया कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, और वो नया कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है। क्लियर। ये जो आप लोगों का Z2+ था, ये अब क्या हो जाता है, तो अपन ने क्या बोला कि Z2+ यानी कि ट्रैप्ड, ध्यान से सुन लेना, ट्रैप्ड इन कॉम्प्लेक्स, ट्रैप्ड इन कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स में ट्रैप हो गया तो सो इट्स लूजेज इट्स आइडेंटिटी, लूजेज इट्स आइडेंटिटी। बेटा ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब तुम बोलोगे Z2+ कौन है, तो मैंने क्या बोला बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो क्या हो जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में ट्रैप हो जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स में ट्रैप हो जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी ये खो देते हैं। जब आइडेंटिटी लूज हो जाती है तो आप लोग क्या कहते हो कि सर यहां पर इसका काम क्या हो गया, खत्म। और जब इसका काम खत्म हो जाता है तो अब ये एनाइन ऑफ सोप के साथ क्या नहीं बनाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर पीपीटी नहीं बनाएगा। अब आपका सोप भी क्या करेगा, इजी वे में वहां पर क्या करेगा, झाग देगा। क्लियर है सर, ये मेथड होता है परमानेंट हार्डनेस का। खींचो सर फटाफट स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट से, फास्ट। जल्दी करें भाई, फटाफट से बता दें। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई डन। कैलगोन वाला नाम बताना फिर से सर, प्रज्ञा। अभी बताता हूं बेटा, देखो सर कैलगोन वाला जो नाम है, अगर आपने बेटा ऑक्सी एसिड पढ़ा हो, ध्यान से सुनना, अगर बेटू आपने ऑक्सी एसिड पढ़ा है तो वहां पर ये नाम आ जाता है, ध्यान से सुनना, H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। बेटा एक मोल में से एक मोल वाटर निकाल दो तो पीछे क्या बच जाता है, HPO3। बेटू इसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बेटा प्रज्ञा समझ लेना, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो अपन क्या कहते हैं, इसके कितने मोल ले लो, 6 मोल। 6 मोल ले लोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, H6P6O18, ठीक है। यहां पर क्या बनता है, तो अपन बोलते हैं बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। क्यों बनती है, ये बॉन्डिंग का पार्ट है, यहां पर वापस नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा क्या, हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6, हेक्सा मेटा खुद ही था, ये हेक्सा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पर ये आपने सर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड वही होता है बेटा, H3P3O9 होता है, ये H6P6O18 है। एक काम करते हैं,
इसमेमें से 6H+ निकाल देते हैं और NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि बेटा क्या बनता है, Na6P6O18, इसको क्या बोल देंगे, सोडियम हेक्सा मेटा। अब फॉस्फोरिक एसिड नहीं है बेटा, क्या बन जाता है, फॉस्फेट बन जाता है। क्लियर बेटू? जिसको नहीं पता हो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रज्ञा बिटिया क्लियर है? प्रज्ञा क्लियर है बेटू? जल्दी बोलो। हाँ भाई, जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका जिसको चाहिए कि स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है बेटू, ये जो है वो बॉन्डिंग का पार्ट है। बॉन्डिंग में ऑक्सी एसिड जब अपन पढ़ते हैं, बॉन्डिंग में ऑक्सी एसिड अपन जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वहां पर ये बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूछा फिर से बता दिया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, 2 मेथड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे मेथड पर लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 3, थर्ड मेथड, आयोन एक्सचेंज मेथड। ध्यान से सुनना भाई, आयोन एक्सचेंज मेथड, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, जियोलाइट या परम्यूटेट। बेटा जियोलाइट जो होता है वो नेचुरल होता है और परम्यूटेट जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल। क्लियर है? चलो अब देखो, एक्चुअल में जियोलाइट होता क्या है। जियोलाइट जो है वो बहुत सिंपल सा होता है, Be2Al2Si2O8.XH2। आपको मैंने थोड़े दिन पहले सिलिकेट्स पढ़ाए थे, याद आ रहा होगा, वही सिलिकेट का एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा इसको बोला जाता है जियोलाइट। हाइड्रेटेड, याद आ रहा होगा, जियोलाइट, वहां पर मैंने पढ़ाया है, याद आ रहा होगा, जियोलाइट एग्जाम्पल में आया था, सिलिकेट के एग्जाम्पल में जियोलाइट। किसी को डाउट लगे तो वहां पर बेटा वीडियो लेक्चर पढ़ा है सिलिकेट का, उसमें देख लेना, जियोलाइट होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो जियोलाइट है, इस जियोलाइट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, अपने वाटर को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। अरे एक मिनट, B2 नहीं, Na2। हाँ, सोडियम जियोलाइट होता है ये, सोडियम जियोलाइट। ठीक है, ये जो सोडियम जियोलाइट होता है, इसको अपन एक काम करते हैं, आप लोग है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लो। सोडियम तो है ही, इस पूरे सिस्टम को Z मान लो, ये जियोलाइट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट का एग्जांपल। अब देखो सर, अगली बात करते हैं, सोडियम जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट है, आपके पास कौन है बेटा, कैल्शियम +2 या फिर कौन है, मैग्नीशियम +2। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, यहां पर रिएक्शन होती है और बन जाता है CaZ या फिर MgZ। ये +2 में है, 2 सोडियम निकलने के बाद ये भी आ जाएगा, और साथ में क्या निकल जाते हैं, 2 Na+ निकल जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम ट्रैप हो जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि अब सारा खेल सही हो जाता है। ये कहानी किसकी होती है, जियोलाइट की। तुम चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। अब सुनना, क्या होता है कि जैसे ही आप लोग जियोलाइट को एक बार काम में ले लेते हो, तो वाटर तो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, लेकिन आपका जो जियोलाइट होता है ना बेटा, ये जियोलाइट क्या हो जाता है, अब यूज नहीं आता। तो अपन क्या करते हैं, इसको वापस से रिचार्ज करते हैं। तो कई बार बात पूछी जाती है कि सर अगर जियोलाइट यूज आ गया तो क्या उसको फेंक दिया जाएगा? नहीं सर, क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि रिचार्जिंग ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट को कैसे रिचार्ज किया जाए, बहुत आसान है। ये जो जियोलाइट आपका यूज आ चुका है, इसको हम क्या करते हैं, यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस के साथ इसको काम करवाते हैं। जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, वापिस से आप लोगों का Na2Z बन जाता है, सोडियम जियोलाइट बन जाता है, और कैल्शियम 2+ और Mg2+ जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, वहां पर सॉल्यूशन में भेज दिए जाते हैं। तो ये रिचार्जिंग रिएक्शन होती है, ये जियोलाइट की बात होती है, और ये सोडियम जियोलाइट होता है। क्लियर? लपेटो स्क्रीनशॉट, खत्म करते हैं।
फटाफट से लपेटो, बात को खत्म करते हैं, जल्दी करें भाई। इसके रिचार्जिंग की बात हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पर। हो गया भाई, जल्दी बता दो बेटा, बस खत्म करते हैं, खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है। खत्म होने की कगार पे, जल्दी करो भाई। हो गया? चलो सर, अब देखो सर, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं लास्ट मेथड की, जल्दी करें। हो गया? लास्ट मेथड की बात करते हैं, वो कौन सा है? आयोन एक्सचेंज रेजिन। ये था आयोन एक्सचेंज मेथड। अब रेजिन की बात करते हैं। चलिएगा, लास्ट मेथड पर आपको लेके चलते हैं, लास्ट मेथड पर आपको लेके चलते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ मेथड। अब देखो सर, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, उन मेथड में सबसे एफिशिएंट मेथड, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होता है? तो अपन उसकी भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। नंबर 4, लास्ट एंड फाइनल, आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। सुनना बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या होता है आयन एक्सचेंज रेजिन में? हमारे पास सर कुछ कंटेनर होते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से बात करेंगे इसकी। ये एक कंटेनर होता है, ऐसा ही एक और कंटेनर होता है बेटा, ये 2 कंटेनर होते हैं। इस कंटेनर को, ये जो कंटेनर आप लोग देख रहे हैं पहले वाला, इसको बोला जाता है बेटा कैटायन एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं? कैटायन एक्सचेंजर। इसको बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो अपन क्या कहते हैं? कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप। इस कंटेनर में होते हैं एसिडिक ग्रुप। कौन से? जैसे RSO3H, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, जैसे RCOOH, ये ऑर्गेनिक एसिड वाले होते हैं। यहां पर क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि कंटेनिंग बेसिक ग्रुप। ये बेसिक ग्रुप को रखते हैं, जैसे RNH3OH, ठीक है। ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो हार्ड वाटर है बेटा, उस हार्ड वाटर को यहां से क्या करते हैं? पास करते हैं। यहां से हार्ड वाटर को क्या करते हैं? पास करते हैं। हार्ड वाटर में क्या क्या होता है? तो तुम बोलते हो कि सर क्लोराइड, सल्फेट, किसके? तो आपने कहा कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। ये कैटायन एक्सचेंजर है, ये क्या कर लेता है? तो अपन कहते हैं कि सर ये वाला जो है, ये क्या कर लेता है? तो यहां पर कैल्शियम 2+, यहां पर कैल्शियम 2+ एंड Mg2+ जो होता है, वो क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। इनके साथ रिएक्शन करके वो यहीं पे फंस जाता है और H+ क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो ध्यान से सुनना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायन है, वो H+ के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, वाटर में H+ को छोड़ दिया जाता है और ये इसके साथ रिएक्शन करके यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, यहीं पे फंस जाते हैं। यहां से बाहर जो पानी निकलता है, उसको इस कंटेनर में ले जाया जाता है, इस एक्सचेंजर में ले जाया जाता है। तो उस पानी में क्या क्या होता है? ध्यान से सुनना। तो अपन क्या कहते हैं कि एक तो उसमें H2O होता है, क्योंकि पानी तो है ही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैंड बज चुका है, बचा कौन? क्लोराइड बचा कौन? सल्फेट बचा, और साथ में H+ क्या है? यहां पर कैटायन एक्सचेंजर ने निकाला है।
ये H+ यहां पर निकल जाता है। क्लियर? ये पूरा का पूरा वाटर जो है एनाइन एक्सचेंजर में आता है। एनाइन एक्सचेंजर में आता है तो यहां पर कौन है? बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें क्या है तो आपने कहा कि एनाइन एक्सचेंजर बोला गया है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है तो आपने कहा कि इसमें आप लोगों का Cl- एंड सल्फेट जो दोनों के दोनों है वो क्या हो जाते हैं बेटा? ट्रैप्ड हो जाते हैं। दोनों के दोनों यहां पर इसके साथ रिएक्शन करके ट्रैप हो जाते हैं। वाटर में OH- रिलीज कर दिया जाता है। H+ जो है वो पहले से ही आ रहा था, वो H+ और OH दोनों मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं? H2O। आपने कहा कि कैल्शियम मैग्नीशियम यहां पर रुक गया, एनाइन यहां पर ट्रैप हो गया। अब तेरे पास क्या बचा? प्योर वाटर। तो इस वाटर को क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं मिनरलाइज्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डीमिनरलाइज्ड वाटर। यानी कि सर यहां पर जितने भी मिनरल थे सबके सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ध्यान से सुनना, केटायन को भी हटा दिया, एनायन को भी हटा दिया, प्योर वाटर आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो क्या करता है सर? वाटर में से सारे के सारे मिनरल्स को, सारे के सारे केटायन और एनायन को हटा देता है। तो अपन क्या कहते हैं? आयन एक्सचेंज मेथड। ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। बाकी जितने भी मेथड देखे ना सर, उसमें पीछे सोल्ट रह जाता था, पीछे इंप्योरिटी रह जाता था, हार्डनेस हट जाती थी लेकिन इंप्योर रहता था। लेकिन यहां पर हार्डनेस भी हटती है, केटायन एनायन भी हटता है, कोई सोल्ट पीछे नहीं रहता। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये क्या होता है? मोस्ट एफिशिएंट मेथड। क्या होता है? मोस्ट एफिशिएंट मेथड। खींचो भैया स्क्रीनशॉट, खींचो भैया स्क्रीनशॉट। ये आपका आयन एक्सचेंज रेजिन खत्म, आयन एक्सचेंज रेजिन खत्म। जल्दी करें भाई, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, कहानी को खत्म करते हैं। मुकेश कुमावत लपेट दिया सर? हाँ भाई लपेट दिया मुकेश। हाँ भाई हो गया भाई सबका? हाँ भाई चलो। ये कहानी क्या होती है आपकी? यहां पर आपने कहा कि हार्डनेस ऑफ वाटर की खत्म होती है। अब आप एक काम करेंगे, अब आप लोग एक काम करेंगे, ठीक है? यहां से मैं इसको हटा देता हूं, दो बातें लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना भाई, लास्ट बात बता रहा हूं। 11th क्लास पार्ट 2 NCERT केमिस्ट्री, चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आप क्या पढ़ोगे? यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है? हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है? हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, स्टोर भी करना होता है लिक्विड और गैस की फॉर्म में। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस और लिक्विड को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए अपन क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। किसके लिए? एज ए फ्यूल के लिए। तो उसके लिए वर्ड यूज आता है हाइड्रोजन इकोनॉमी। एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है? और एक यूजेज ऑफ D2O, ठीक है? ये 3 पॉइंट आपको क्या करने हैं? एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। प्योर थ्योरेटिकल पॉइंट है, 100% थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्लियर है? इसी के साथ मेरा चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड OR। क्लियर सर? तो चलिएगा अगले लेक्चर में